हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज हम बात करेंगे स्पेशल बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट होता है, उनको लेके कुछ मिथ है, जो कि बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही फ़ेमस है। और हमें इस टॉपिक पे हम जब इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि कई बार हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है और हम इस माइंडसेट में पढ़कर अपने बच्चे का लाइफ़ पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो कुछ मिथ है, मिथ को समझना है हमें कि स्पेशल बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हमें इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं और क्या जब हम थेरेपी करा रहे होते हैं, तो कैसे नोटिस करें कि मेरे बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और क्या ऐसे मिथ है जो कि हर थेरेपी कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ, ये तो वहाँ पे भी सुना गया था, ये तो यहाँ पे भी सुना गया था, यार ऐसे तो मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुआ है, कई थेरेपिस्ट बोलते नहीं हुआ है, कई थेरेपिस्ट बोलते हुआ है। तो एक्चुअल में क्या इम्प्रूवमेंट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। और ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है, थोड़ा अच्छे से समझना है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी हमारे पूरे भारत में, हमारे इंडिया में बच्चों के ऊपर है ना, जब भी हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं, तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब भी हम बच्चे के ऊपर कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे फूड दे रहे बच्चे को, चाहे सुला रहे हैं बच्चे को, चाहे हम कुछ दिखा रहे हैं बच्चों को, कुछ हम खिला रहे हैं बच्चों को, कुछ हम पहना रहे हैं बच्चों को, ठीक है? तो हमारा ये मेजरमेंट नहीं है कि ये चीज़ बच्चों के लिए बैड है, ये चीज़ गुड है। ये कौन समझता है? जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट बहुत अवेयर हैं चीज़ों को लेके, अपने बच्चों को लेके बहुत इमोशनल हैं, बहुत डेडिकेटेड है कि मैं अपने बच्चे का ग्रोथ एक ऐसे लेवल के अकॉर्डिंग करूँगा कि आगे चल के उसका जो लेवल है, जो उसका माइंडसेट है अच्छा हो, वो इंटेलिजेंट बने, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए। तो हमें ये समझना पड़ता है कि और मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर हम अवेयर नहीं है ना चीज़ों को लेके, तो बच्चे का सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, जो भी चीज़ आप बच्चे के साथ कर रहे हो, तो कहीं न कहीं डिफेक्ट वे में कर रहे हो। अगर आप अवेयर नहीं हो कि इस टाइम क्या करना है, इस टाइम क्या करना है, इस टाइम क्या करना है, सोते समय क्या करना है, खिलाते समय क्या अवेयर होना है, किस चीज़ों को लेके, पहनते समय किस चीज़ों का अवेयर होना है और कहीं हम कुछ दिखा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं कहीं पे, तो किस चीज़ को लेके अवेयर होना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना होता है। अगर आप अवेयर नहीं हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है बच्चों के लिए, तो मेरे को लगता है कि आप बच्चे को कुछ नुकसान कर रहे हैं। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि आजकल मिल्क आते हैं, मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, तो बच्चों के जो मिल्क प्रोडक्ट है, वो आजकल केमिकल वाले हैं। कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। आप देखोगे कि दूध आ रहे हैं, कितने केमिकल मिले हुए होते हैं, कितने सारे केसेस में हमें देखने को मिलते हैं। ज़हर पीता है इंडिया, ऐसे करके एक चला था, स्लोगन चला था और ये रियल भी था, बहुत देखने में आया था, फ़ोकस हुआ था उस पे कि इंडिया में जो खपत हो रही है और जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो इन दोनों का डिफरेंसेस क्यों है? जो दूध एक्चुअल बन रहा है, वो कहाँ से बन रहा है? तो इसके बारे में बहुत आप देखेंगे, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो जो भी हम दूध पिला रहे हैं बच्चों को, अगर हम अवेयर नहीं है कि हम कैसा दूध पिला रहे हैं, सही दूध पिला रहे हैं, केमिकल वाला दूध पिला रहे हैं, पाउडर दूध पिला रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है। दूसरी बात ये कि जब भी आपका बच्चा जब आप प्रेगनेंसी टाइम में होते हैं, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप कुछ मत खाइए, बस एक्सरसाइज कीजिए, बहुत कोई मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छा खाइए। तो अच्छे खाने में क्या होता है कि फुल सप्लीमेंट नहीं मिल पाता पेरेंट्स को। तो होता है क्या है कि बच्चे डेवलपमेंटल डिले पैदा हो रहे हैं, एपिलेप्सी हो जाता है बच्चों को, ऑटिज़्म हो जाता है बच्चों को, जेनेटिक कंडीशन हो जाता है बच्चों को। क्योंकि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई डॉक्टर ये मना कर देते हैं कि फॉलिक एसिड लोगे ना तो आपके पेट में गड़बड़ रहेगी, पेट में दिक्कत रहेगा, गर्म पेट हो जाएगा या ब्लॉटिंग होगा या स्टमक में अल्सर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मिथ बनाते हैं डॉक्टर कि नहीं, नहीं देना चाहिए आपको। और या आप नहीं, अगर आपने सप्लीमेंट लिया, नहीं एक अच्छा प्रोडक्ट लिया प्रेगनेंसी के टाइम, तो आपका प्रेगनेंसी अच्छा नहीं होगा। तो इतनी ज़्यादा सप्लीमेंट भी दे देते हैं कि बच्चे के ऊपर कहते हैं कि पेट अगर प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा गर्म हो जाए, तो भी बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो हमें एप्रोप्रिएट वे में प्रेगनेंसी के टाइम ध्यान रखना है कि हम क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे। उस टाइम भी दिक्कत देखने को मिलती है कि हम फॉलिक एसिड लेते नहीं है, ब्रेन फुली डेवलपमेंट हो नहीं पाता बच्चों का, और फिर हमें जब हमारे बच्चे का बर्थ हो जाता है, तो पता लगता है कि हमारे बच्चे में कुछ कमी है, हमारा बच्चा अच्छे से नहीं सोच पाता, डिले रिस्पॉन्स देता है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है।
दूसरी बात कि यहाँ जाके सर्जरी करा लो, वहाँ जाके सर्जरी करा लो, ये सर्जरी ऐसे कराना चाहिए, पहले से ही ये मेडिकेशन लेके चलना है, इस टाइम पे ही कराना है। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं पेरेंट्स को कि पेरेंट्स डरते हैं, पेरेंट्स डर में अपने बच्चे का टाइम से पहले ही टाइम से पहले ही डिलीवरी करा लेते हैं, या आप समझ सकते हो कि टाइम के बहुत ज़्यादा बाद देखा जाता है डिलीवरी करा रहे हैं आजकल के पेरेंट्स। तो ये सारे कंडीशन है जो कि कई बार डॉक्टर इधर-उधर बात करते हैं। तो मैं ये कहता कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो या प्रेगनेंसी टाइम में हो, तो आप देखिए, नोटिस कीजिए कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में। आप कैसे अपने बच्चों को कैसे एप्रोप्रिएट वे में चीज़ें दे पा रहे हो, ठीक है? आपने ये भी देखा होगा कि आजकल केमिकल प्रोडक्ट आजकल बहुत आ रहे हैं, पैकेज फूड या प्रोसेसिंग फूड बहुत आ रहे हैं, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम में पामोलिन बहुत होता है और शुगर इतना होता है कि बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और एक बॉडी में बहुत सारे हाइपरग्लाइसीमिया का कंडीशन देखने को मिलता है बच्चों में। और इतने ज़्यादा आजकल केमिकल आइसक्रीम आ रहे हैं कि आप बच्चों को खुश होकर तो दे देते हैं, लेकिन उसमें इतना शुगर होता है कि बच्चों में, छोटे-छोटे बच्चों में डायबिटिक कंडीशन देखने को मिल रहा है, जॉन्डिस कंडीशन देखने को मिल रहा है, रिकरेंट जॉन्डिस देखने को मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जब भी आप कुछ दे रहे हो ना बच्चों को, तो नोटिस करो कि आप क्या दे रहे हो, ठीक है? टोमेटो, आपने बहुत सारे आजकल वीडियो तो आ गए मार्केट में, जिसमें टोमेटो केचप के ऊपर काफ़ी एक पर्सन ने वीडियो बनाया कि टोमेटो केचप में एक फ्रेश टोमेटो लिखा तो रहता है, लेकिन वो टोमेटो फ्रेश नहीं होता। या आप पीनट बटर खिला रहे हो, उसमें 1% भी पीनट नहीं है, और पूरा मतलब इतना ग्राम उसमें शुगर है कि आप बस चीनी दिए जा रहे हैं बच्चे को। तो कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि मैं हेल्दी चीज़ें दे रहा हूँ, जैम दे रहा हूँ मैं बच्चों को, जबकि जैम नहीं है, वो एक्चुअल में चीनी है, और एक इतना बेकार फूड है कि आप बच्चों को जब दे रहे होते हो तो बच्चा इसको इंटरेस्टिंग तरीके से तो खा रहा होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो जहर बन रहा होता है। तो नोटिस करिए कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, ठीक है? प्रोसेस फूड, पैकेज फूड में क्या दे रहे हो, और वो दे रहे हो तो बिल्कुल मत दीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट दीजिए जो भी आप दे सकते हैं। तो हमें ना ये सब बातों को समझना चाहिए। तो जब हम अपने बच्चों की थेरेपी करा रहे होते हैं ना, तो थेरेपी कराते समय कई बार हम ये नोटिस नहीं कर पाते कि जो ये थेरेपी चल रही है वो राइट वे में चल भी रही है कि नहीं चल रही है ना? ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आता। हमारा थेरेपिस्ट कहता है कि आएगा, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अभी आएगा, 2 महीने में आएगा, 6 महीने में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं। इस पे मैंने किया, देखो ये आपका बच्चा ब्लॉक्स लगाने लग गया, देखिए आपका बच्चा तो जंपिंग करने लग गया, देखिए आपका बच्चा रनिंग करने लग गया। ये सब हम बातें करते हैं। तो और हाँ, कई बार हम ये भी देखते हैं कि हम ना रिव्यू देखते हैं। हम रिव्यू देख के किसी थेरेपी सेंटर में जा रहे होते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम किसी से सुन लेते हैं कि हाँ यार, ये तो थेरेपिस्ट बहुत अच्छा है। आप देखिए रिव्यू, आप समझिए, आप कोशिश कीजिए, आप जब किसी की बातें सुन रहे हैं, जब आप किसी का रिव्यू पढ़ रहे हैं, किसी का वीडियो देख रहे हैं, तो एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। आप जाइए और खूब सारी चीज़ें सर्च आउट कीजिए, कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़कर जाइए, क्योंकि जब आप पढ़कर जाते हैं ना, तो बहुत सारे डाउट हो जाते हैं आपके, और बहुत सारे डाउट जब जो क्लियर कर रहा होता है ना, आपका 1 घंटा लगाना पड़े, 2 घंटे लगाना पड़े, 3 घंटे लगाना पड़े, आप वो सारे डाउट क्लियर कीजिए विथ लॉजिक, विथ रीजनिंग। अगर किसी ने, देखिए हमें ना बहुत इमोशनल है, जब हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं ना, तो हम फटाफट दर्द की गोली खा लेना चाहते हैं। अगर हम फटाफट दर्द की गोली खा लेंगे, तो हमें वो दर्द की जो गोली है, जो दर्द का मेडिसिन है, वो हमें एक बहुत बड़ा डिजीज़ क्रिएट करके दे देगा आपको। क्योंकि कहा जाता है कि अगर दर्द में आपने तुरंत गोली ले लिया, तो वो नॉन स्टेरॉइड एनएसएआईडी करके आपने एक मेडिसिन लिया, डाइक्लोफेनेक करके, या आपने जो भी मेडिसिन लिया, पैरासिटामोल लिया या ब्रुफेन लिया, अगर आपने लिया, तो हमें ये समझना है कि किस पेन के लिए कौन सा मेडिसिन लेना है। लेकिन आपने क्या किया, दर्द हुआ यार, बस अच्छा दर्द की दे दे, बस जो जो कैसी भी है, लेकिन दे दे बस मुझे। तो हमें ये समझना है कि कौन सा दर्द है, और कैसा दर्द के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, और ये दर्द एक्चुअल में वो कौन सा दर्द, जैसे मैं बोलूँ कि कार्डियक अरेस्ट का दर्द है आपको, लेकिन आपने क्या किया, डाइक्लोफेनेक खा लिया, खाना चाहिए था कुछ और, लेकिन आपने खा लिया उसका दर्द, पेन किलर खा लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए पेन किलर खा लोगे फटाफट ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे में कोई कंडीशन है, थेरेपी हो गई और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको ये समझना है कि कौन सा थेरेपी बेस्ट है, थेरेपी बेस्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वो लेवल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप जब किसी थेरेपी सेंटर में जाते हो और आप जब किसी से बात कर रहे हो, तो पहले ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ लो,
क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं रहोगे ना, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल थेरेपी क्या होती है। दूसरी बात ये कि जब हम गूगल पे पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें फुल्ली अवेयरनेस नहीं मिल पाता कि एक थेरेपी क्या होता है और थेरेपी में क्या-क्या प्रोटोकॉल उठाने चाहिए, जो इस वे में काम कर रहा होगा तो वो राइट होगा या रॉन्ग होगा, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। बस ये लिखा है सेंसरी करा लो, वेस्टिबुलर करा लो, प्रोप्रियोसेप्शन करा लो, टच के लिए ये कर लो, ये वाला बिहेवियर कर रहा है तो ये वाला काम कर लो, ये वाला कर रहा है तो ये वाला कर लो। लेकिन इसके पीछे का एविडेंस सर्च करोगे ना कि हाँ इसका रिसर्च है भी कि नहीं, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आप किसी का भी रिसर्च नहीं खोज सकते कि इसका 100% रिसर्च है, इसका एविडेंस है। एविडेंस का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं और रिसर्च बेस्ड का मतलब समझ लेते हैं। रिसर्च बेस्ड का मतलब होता है कि क्रिएट किया गया, एक है ना डाटा क्रिएट किया जाता है। एविडेंस का मतलब कि हाँ 10 लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा है तो हमने अप्लाई कर दिया है, इसको हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो एविडेंस बेस पे नहीं जाना चाहिए, रिसर्च मेथड पे जाना चाहिए। अब वो रिसर्च कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, ओटी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं ना वो भी हाइपोथेसिस में जा रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड, ये थॉट से रिलेटेड है। जब भी कोई बात, जब भी कोई इंप्रूवमेंट थॉट से रिलेटेड देखा जाता है ना, तो उसका कोई एक्चुअल क्राइटेरिया नहीं होता, उसका एक्चुअल मेथड नहीं होता असेस करने का। जैसे हम कहते हैं कि ऑटिज्म के लिए जब हमारे पास बच्चा आता है तो हम DSM-5 DSM-10 क्राइटेरिया देख रहे होते हैं, लेकिन वो DSM-10 जो क्राइटेरिया देख रहे हैं वो कुछ फैक्टर है, लेकिन वो हम मान लें कि वो स्टैटिक मैनुअल वो हर किसी पे अप्लाई हो जाएगा, वो वैसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि कम से कम इतना मैनुअल तो आपको देखना ही है, इतने मैनुअल में जितने पॉइंट है वो तो देखना ही देखना है, जब भी जाके आप किसी को कैटेगराइज करोगे। लेकिन कैटेगराइज करने के साथ साथ आपको ये समझना है कि जब आप कैटेगराइज कर रहे होते हैं तो आपके बच्चे में वो क्या कंडीशन है, आपके बच्चे का वो क्या कल्चर है, क्या एनवायरनमेंट है, किस रिलीजन का है, किस थॉट का है, किस एनवायरनमेंट का है, कहाँ का है, जैसे हम किस बोलते किस देश का है, बहुत सारे फैक्टर है जिसको हमें समझना पड़ता है। अब हम ये करते हैं कि जैसे मैंने किसी का रिव्यू देखा, मैंने किसी का वीडियो देखा, तो आप क्या एज ए जब आप किसी का वीडियो रिव्यू देखते हो तो आप जाते हैं, सुनते हैं, किसी से सुनते हैं और आप किसी के पास पहुंचते हैं कि हाँ यार यहाँ पे जाना चाहिए मुझे। आप जाते हैं, आप गूगल पे पढ़ के कुछ चीज़ें देख के गए कि हाँ ऐसे ऐसे कराया जाता है, सेंसरी होता है, ये होता है, सेंसरी के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यूट्यूब पे देखा कि ये कर ले से, ये कर ले से ये हो जाता है, ये हो जाता है। आप गए थेरेपी के पास, थेरेपिस्ट के पास, तो आप क्या करेंगे, अपने बच्चे को बोलेंगे कि हाँ मेरा ना अपने बच्चे को ठीक करना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे में बिहेवियर, आपके बच्चे में बिहेवियर आ रहा है तो आप ब्लाइंड टेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। अगर आपके बच्चे में ज़्यादा बिहेवियर नहीं है तो आप 100 क्वेश्चन पुटअप करेंगे पहले। लेकिन अगर आपके बच्चे में 10 बिहेवियर है और किसी ने ये कह दिया कि मैं तो एकदम से ख़त्म कर दूंगा, मैं तो 10 में फटाफट ख़त्म कर दूंगा, मेरे को आपके बच्चे में कुछ नहीं है और वो बहुत ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अरे यार ये तो बढ़िया बढ़िया चीज़ बताया यार, चलो एक बार करके देख लेते, विश्वास करके देख लेते, कुछ नहीं जहाँ तक करके देख लेते। तो जो करके देखने में ना 5-6 महीने ऐसे डेवलपमेंट का निकलता है कि आप फिर से वो डेवलपमेंट स्टेज है ना वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। और वो 5-6 महीने एक टाइम आता है, वो 6 महीने बढ़ता है बढ़ता 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 2 साल 3 साल निकल जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। बच्चे का जो ग्रोथ है ना कभी भी नहीं पता लगता हम कि कब से 1 साल का था 2 साल का कब हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपको ये समझना है कि आप जब बच्चे के साथ अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं तो ये मत फील कराइए थेरेपिस्ट को कि आप बहुत पेन में। आप ये फील कराइए कि आप मुझे रीज़न दीजिए भाई कि मेरे बच्चे में क्यों और कब और कैसे करने वाले हो, क्या करने से इम्पैक्ट पड़ेगा और मुझे रिटर्न में दीजिए लिख के। पहली बात कि रिटर्न में दीजिए, शॉर्ट टर्म गोल के साथ दीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं। भले आप 1 वीक का गोल दो, मुझे 1 वीक का गोल चाहिए। मुझे 2 वीक का गोल दे दो, मुझे 2 वीक का गोल चाहिए। अगर मुझे 2 वीक का गोल नहीं दे पा रहे हो तो दैट्स इट, मतलब कि आप में वो एबिलिटी नहीं है। क्योंकि देखो हर चीज़ का ना एक कॉन्सेप्ट होता है। अब आप बोलोगे कि 2 सप्ते में कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, 2 सप्ते में क्या रिजल्ट है? 2 सप्ते में रिजल्ट नहीं आता। 2 सप्ते में क्या आता है कि आप एक छोटा सा कंपोनेंट उठाते हो कि हाँ भाई ये लेवल है बच्चे का, इस लेवल के बाद ये वाला लेवल क्रॉस करना है, तो ये वाले लेवल के लिए मैं इतना वाला काम करूँगा तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। तो जब शॉर्ट टर्म गोल बनता है ना बच्चे के साथ, तो ये नहीं कि 6 महीने का बना दिया, 3 महीने का बना दिया, 2 महीने का बना दिया, 1 महीने का भी बना रहे हो या मान लो इससे कम ही बनाने की कोशिश कर रहे हो कि इससे कम ही बने। लेकिन जब आप पहले आप एनरोल हो रहे किसी के थेरेपिस्ट के पास, तो उससे पहले आपको 2-3 बातें और सोचनी पड़ेगी कि भाई मैं चीज़ों को जब सर्च आउट कर लिया हूँ और मुझे पता है कि हाँ ये दिक्कत है मेरे बच्चे में, तो आप है ना रीजनिंग लॉजिक के साथ डिस्कस कीजिए।
कोई बोलता है ये करा लेने से ये हो जाता है, क्योंकि देखो हम है ना किसी पे बिलीव कब करते हैं, जब हम किसी से सुनी हुई बातें और सामने वाले से सुनी हुई बातों को सेम रिलेट कर पाते हैं, जब हमारा बिलीव ज़्यादा बन जाता है। सपोज दैट आपको आपने बुक में पढ़ा कि टच के लिए ना जॉइंट कंप्रेशन, टो वॉकिंग के लिए ना उसको हार्ड प्रेशर देंगे पैरों के ऊपर, सोल के ऊपर, तो बच्चे का ना टो वॉकिंग खत्म हो जाएगा। आप नहीं पढ़ा, लेकिन किसी डॉक्टर से, आपने किसी थेरेपिस्ट से सुन लिया कि हाँ यार ये भी तो वही बोल रहा था, हाँ इसको तो नॉलेज है। तो ऐसा नहीं होता, इसको ना ये फैक्ट नहीं है। इसका रीज़न देता हूँ क्या है। आपको अपने बच्चों को समझना है कि आपका बच्चा सीवियर है, वो माइल्ड है या मॉडरेट है। वो कैसे समझा जाता है उसको थोड़ा-सा बताता हूँ मैं। आप जब भी कभी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब भी आप अपने बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, या जब भी आप अपने बच्चे को कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, या कुछ चीज़ें एक्सपोज़ करा रहे हैं, एक्सपोज़र दे रहे हैं बच्चे को, तो आपको ये समझना पड़ता है कि यार मेरा बच्चे का जो लेवल है, हर स्किल्स में क्या-क्या लेवल है। जैसे सपोज़ दैट मैं बोलूँ सोशल स्किल है, प्ले स्किल है, रीज़निंग है, क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमेजिनेशन है, कॉपिंग स्किल है, सोशल स्किल है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, बहुत सारे स्किल्स है, विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स है, विजुअल परसेप्चुअल ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स है, मतलब बहुत सारे स्किल्स है। अब हर स्किल्स में बच्चा किसी लेवल पे तो होगा। हम क्या करते हैं ना, हम ये नहीं समझ पाते कि मेरे बच्चे में ना 5 स्किल्स ऐसे हैं जो कि काम नहीं कर रहे सही से, जो कि जिस पे हमने बच्चों को एक्सपोज़र ही नहीं दिया। और हम ये मान लेते हैं कि मेरा बच्चा ग्रॉस मोटर अच्छा यूज़ कर रहा है ना, फाइन मोटर अच्छा यूज़ कर रहा है, तो इसके अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ये समझना है कि अगर इतने सारे स्किल्स हैं, तो मेरा बच्चा हर स्किल्स में किस लेवल पे है। आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद आप स्किल सर्च कीजिए। स्किल सर्च करेंगे ना, तो किड्स स्किल सर्च कर लीजिए, आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल्स मिल जाएँगे। अब हर स्किल्स का एक माइलस्टोन निकालिए। जैसे कोपिंग स्किल है, कोपिंग स्किल का एक माइलस्टोन होता है कि 2 साल का बच्चा कैसे कोपिंग करता है, कोपिंग स्किल्स का यूज़ करता है। 3 साल का बच्चा कैसे कोपिंग स्किल्स का यूज़ करेगा, 4 ईयर्स का बच्चा कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज़ करेगा। तो एक लेवल आपको निकल के आ जाएगा। अब आपको ये पता लग रहा है कि मेरा बच्चा ना सोशल स्किल में 3 साल का है, प्ले स्किल में 1 साल का है, और रीजनिंग में, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स में ये 1 ईयर के अकॉर्डिंग है। तो आपको ये नोटिस करना है कि मोस्ट ऑफ द स्किल्स में एज गैप कितना है। अगर वो जितना ज़्यादा एज गैप होगा ना, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बच्चे में होने वाली है। जितने ज़्यादा स्किल्स में प्रो एज गैप कम देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब आपके बच्चे में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। अब आपको ये समझना है कि जब आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, तो माइलस्टोन आपको पता लग रहे हैं कि हाँ, ये माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन पे ऐसे-ऐसे मुझे आना है, मेरे बच्चे में ये एज गैप चल रहा है, इस स्किल्स में ये एज गैप चल रहा है। तो आपका बच्चा अगर ज़्यादा स्किल्स में ज़्यादा एज गैप है, तो यानी कि आपके बच्चा सीवियरिटी के केस में चला जाता है। अगर आपके बच्चे में कम एज गैप बन रहा है, तो मॉडरेट में जाता है, और कम बन रहा है, तो आपका बच्चा किस में चला जाएगा? माइल्ड में। तो अब माइल्ड मॉडरेट बोलोगे कि आप माइल्ड मॉडरेट सीवियर तो हम चेकलिस्ट तैयार करके करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, देन फिर हमें पता लगता है कि बच्चा माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। देखिए, बिहेवियर का है ना कोई चेकलिस्ट नहीं है। चेकलिस्ट इतने सारे क्यों निकले? एमचेट क्यों निकला? कार क्यों निकला? ईसा स्केल क्यों निकला? क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी और फॉरेनर एब्रॉड सोसाइटी, और जो आप समझ सकते हैं वेस्टर्न सोसाइटी जो है, वो दोनों में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? आज आप बच्चों को जग से नहलाते हैं, वहाँ शावर से नहाता है बच्चा। आप बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है कि हमारे जैसे हम खाना जो खा रहे होते हैं, हम हाथ से खाने की कोशिश करते हैं कई बार, वहाँ पे ज़्यादा फॉर्क और स्पून से खाने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो बैग में ज़्यादा वो बुक नहीं भर के रखते, हमारे बच्चे ज़्यादा बुक भर के रखते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस है ऐसे हमारे यहाँ के बच्चों में और वहाँ के बच्चों में। तो उन्होंने जो चेकलिस्ट तैयार किया ना, वो अपने अकॉर्डिंग तैयार किया, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किया, अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग तैयार किया। हमने जो चेकलिस्ट तैयार किया, ईसा चेकलिस्ट तैयार किया, वो हमने इंडियन कल्चर के हिसाब से चेकलिस्ट तैयार किया। तो ये नहीं कह सकते कि आपके बच्चे के अकॉर्डिंग ही चेकलिस्ट है, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपके बच्चे के अकॉर्डिंग चेकलिस्ट नहीं उठाया जा रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग उठाया जा रहा है। वो वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग उठाया जा रहा है चेकलिस्ट। आपका बच्चा कैसे मैनेज करता है? गरीब बच्चा है मान लीजिए, वो गरीब बच्चे के घर में ना शावर आ रहा है, ना इन वेस्टर्न टॉयलेट है, ना उसके घर में ज़्यादा क्या बोलते हैं वॉश बेसिन है, तो वो क्या करता है बच्चा? वो बच्चा ज़्यादा एक्सपोजर तो है नहीं उसके पास,
तो उस बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें उसको ज़्यादा नीड नहीं होगी कुछ चीज़ें समझ लगाने की। वो फटाफट काम कर जाएगा और वहाँ के उस कल्चर के अकॉर्डिंग वो बच्चा आपको नॉर्मल दिख रहा होगा। लेकिन यही बच्चा अगर कोई सोसाइटी में आ जाए, यही बच्चा अगर किसी अच्छे इलाके में आ जाए और फिर वहाँ से उसको बोला जाए कि अंडरस्टैंडिंग लगा, तो वो भी बच्चे में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है सारा कि आप जब भी अपने बच्चे में थोड़ा-सा डिफरेंसेस ज़्यादा देख रहे होते हो किसी स्किल्स को लेके, तो आप समझ सकते हो कि आपके बच्चे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का इश्यू है। अब जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का इश्यू होता है ना, उतना ज़्यादा आप इसको फिर से समझ लें, जितना ज़्यादा एक एज गैप बन जाता है, उतना ज़्यादा आपके बच्चे में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब मैं ये कैसे मान लूँ कि अगर किसी बच्चे में माइल्ड केस था या बच्चे में एज गैप कम था और उसका बच्चा रिकवर कर रहा था, तो ज़रूरी है कि आपका बच्चा भी करेगा? क्योंकि आपने तो चेकलिस्ट देखा नहीं, वो आपने माइलस्टोन देखा नहीं और आपने सोचा कि अरे यार वहाँ पे तो ऐसा-ऐसा काम हुआ था, चलो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अरे भाई मैंने तो रिव्यू पढ़ा है भाई इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको इम्प्रूवमेंट आपको बिलीव कैसे बनाना है, आप पहले थेरेपिस्ट को ना ऊपर से नीचे तक देखो कि भाई तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, तुम्हारे अंदर कितना अवेयरनेस है चीज़ों को लेके, तुम्हारे अंदर कितना वो स्किल्स है जो कि आप मेरे बच्चे में यूज़ कर सकते हो। अगर कोई थेरेपिस्ट ये बोल रहा है कि नहीं मैं आपके बच्चे को बिना एज गैप देखे, बिना ये अंडरस्टैंड किए कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसे रहते हैं घर में, आप कैसे सिखाते हैं या आपका एजुकेशन लेवल क्या है और मैं आप अपने बच्चों को कैसे टीच कर सकते हैं और आपका बच्चों को टीच करने का तरीका क्या है, बिना ये कुछ समझे और आपको बिना होम प्लान दिए, बिना आपको टीच किए कि आपको कैसे काम करना है बच्चे के साथ, अगर कोई थेरेपिस्ट कुछ भी बोल रहा है कि मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, पेरेंट्स भी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाता है और थेरेपी सेंटर में जा रही ठीक हो जाएगा बच्चा। मैंने तो देखा है रिव्यू बहुत अच्छा है। रिव्यू होने से बात नहीं बनती। आपको ये समझना होता है कि कोई जो थेरेपिस्ट है वो मुझे कितना समझा पा रहा है और कोई थेरेपिस्ट ये कैसे बता पा रहा है कि हाँ आपके बच्चे में प्रोसेस कैसे कैसे जाने वाला है। अगर वो प्रोसेस पता लग जाता है ना, तो मुझे पता लग जाएगा यार ये 4 दिन में ये वाला काम होने वाला है, 5 दिन में मेरा ये वाला काम होने वाला है। अगर मुझे लगे कि नहीं यार ये तो ज़्यादा खींचने वाला है, तो मेरा बेड़ा गर्क है, मेरे बच्चे का फिर लाइफ खराब होने वाला है। तो आपको ना रिव्यू पे जाना है, ना वीडियो पे जाना है, ना किसी चीज़ पे जाना है। जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसके अकॉर्डिंग चलिए। आप ये देखिए कि आपके बच्चे को क्या लेवल आपको पकड़वाना है। आप मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं, आप बोलते हैं सर कि इमेजिनेशन पे काम कर दीजिए मेरे बच्चे की, क्रिएटिविटी पे काम कर दीजिए मेरे बच्चे की। तो जब मैं क्रिएटिविटी पे काम कर रहा होता हूँ ना, तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि आपके बच्चे पे जब मैं क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करूँगा, तो आपके बच्चे का लेवल क्या है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने उस बच्चे को कराया था, उस सेम बच्चे आपके भी बच्चे को करा लूँगा ना, तो रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, आपका बच्चा क्या पता उस एज के अकॉर्डिंग, आपका बच्चा क्रिएटिविटी में 1 ईयर का है, उसका बच्चा 2 ईयर्स का था और वो 2 ईयर्स में मेरे पास आ गया था, आपका बच्चा 5 साल में आ रहा है मेरे पास, तो क्या वो लेवल क्रॉस होगा? नहीं होगा। सिंपल सी बात है, एक बच्चा है, एक बच्चा 5 साल का है, ये भी बच्चा 5 साल का है। इस बच्चे का एज जो है वो 3 साल के अकॉर्डिंग, इस बच्चे का एज जो है वो 2 साल के अकॉर्डिंग, यानी कि मेंटल एज जो होता है। तो जो 3 साल वाला जो बच्चा है, जिसका एज मेंटल एज 3 साल का है, तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जिसका मेंटल एज 2 ईयर्स का है। मेंटल एज का मतलब कि जो स्किल्स गैप है वो 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग वो कर रहा है। तो 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग जब मैं उसको करा रहा हूँ, तो उसको तो सॉर्ट करना पड़ेगा, मुझे उसको 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग सिखाना है। और हम क्या सोच रहे हैं, 3 ईयर्स का तो बच्चा बहुत अच्छा करने लगा, तो मेरा बच्चा भी करने लग जाएगा। नहीं करेगा। आपको ये समझना है कि मेरा बच्चा कैसे करेगा और मेरा बच्चा जब करता है ना, तो आप इस तरीके से समझते हैं कि मेरा बच्चा कैसे करेगा, मेरा बच्चा कैसे आगे जाएगा। उसका बच्चा तो जा रहा था, उसका बच्चा तो वहाँ गया था, मेरा भी बच्चा वहाँ जाके ठीक होगा। मेरा बच्चा वहाँ गेम कर रहा था, तो मेरा बच्चा वहाँ भी गेम करेगा। ये बहुत सारा ये कॉन्सेप्ट चलता है। जब हम अपने एक दूसरे पेरेंट्स को सुनते हैं, तो हम ये भी मानते हैं कि चल यार वहाँ चलते, वहाँ ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसे हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं होता है, वैसा वैसा कुछ नहीं होता। आपका बच्चा इंडिविजुअल है, आपका बच्चे का लेवल अलग है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, हर बच्चे का माइंडसेट अलग है, हर बच्चे का लर्निंग पावर अलग है, हर बच्चे का एक नज़रिया है किसी चीज़ को देखने का, समझने का। और आप ये सोचें कि जैसे उस बच्चे में हो गया था चेंजेस, आपके बच्चे में भी हो जाएगा। उसके टीचर ने तो उसको वो वाला काम कराया था, आपके टीचर ने भी वो वाला काम कराएगा ना, तो बात बन जाएगी। नहीं, आप कितना करा पाते हैं, आप कितना समझ पाते हैं, थेरेपिस्ट आपको कितना गाइड कर पाता है, आपको थेरेपिस्ट कैसे समझा पाता है कि आपको कैसे चीज़ें लेके चलनी। अगर कोई ऐसा थेरेपिस्ट मिले और वैसा आपको लेके चलने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश है। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरा हाथ यहीं छोड़ दो और आप मेरे बच्चों को लेके जाओ, तो आपके बच्चों को कोई लेके नहीं जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि वो 1 साल जो लेके जाएगा, 2 साल लेके जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लेके जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद वो फिर से आपको लेके चलना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि कोई चीज़ नॉर्मल नहीं होती है लाइफ में। लाइफ में कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल बच्चा भी है ना, एक सरकारी स्कूल का बच्चा भी अगर प्राइवेट स्कूल में भेज दोगे ना, तो 10 प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। और प्राइवेट स्कूल के वाले बच्चों को अगर फ़ॉरेन में भेज दो, वेस्टर्न स्कूल में भेज दो, तो वहाँ पे उसको 10 प्रॉब्लम निकल के आ जाएगी, यार ये बच्चे में तो अभी अभी ये कमी है। तो नॉर्मल कौन है? जो नॉर्मल हुआ है कि जो पूरे दिन कमा के आता है घर में और लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत पैसा उसके, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा करता है, वो नॉर्मल है? वो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल है ना, कोई नहीं। आप अगर नॉर्मल की बात करोगे, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल कोई नहीं है। हर किसी की कैपेसिटी अलग है, हर किसी का कल्चर अलग है, हर किसी का बोलने का तरीका अलग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, स्पेशल बच्चा है मेरा, मेरे बच्चे को ये करा लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेवल अपग्रेड करने वाला कॉन्सेप्ट है। आप कितना जल्दी काम करते, कितना रिपीट करते, कितना मेहनत करते, और कितना मेहनत करके जो एज गैप है उसे कितना जल्दी फिलअप कर लेते हैं। जो जितना जल्दी फिलअप कर लेगा, उसका बच्चा उस लेवल पे निकल जाएगा, उसका बच्चा उस सोसाइटी में ढल जाएगा। आपका बच्चा बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसका जो एनवायरनमेंट है, अगर उसके एनवायरनमेंट से और ऊपर की तरफ लेके जाए जाएंगे ना, तो फिर आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हमें ना कंपैरिजन नहीं करना है, ना ही हमें ये नोटिस करना है कि कौन नॉर्मल है, कौन नॉर्मल नहीं है, कैसे नॉर्मल होगा, नहीं नॉर्मल होगा, इन सब पे बात नहीं करना। बात ये करना है कि कैसे इंप्रूवमेंट नोटिस किया जाएगा, कैसे इंप्रूवमेंट का लेवल होता है, क्या इंप्रूवमेंट को देखने का तरीका होता है। एक थेरेपिस्ट से बात करना है कि हाँ भाई ये लेवल का तरीका है, इस लेवल पे कैसे काम करोगे, कितने दिनों में काम करोगे, ये वाला काम कराने से क्या आउटकम निकलता है, ये काम कराने से क्या बाद में आपको आउटकम देखने को मिलेगा, इस बेसिस पे क्या बच्चा सीखेगा, नहीं सीखेगा, ये सब चीज़ें बात करने से ही होता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।